हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने मेटलर्जिकल ऑपरेशन के बेसिक पार्ट काफ़ी कंप्लीट कर रखे हैं और इससे पहले जस्ट वाले वीडियो में मैंने क्या किया है, एलिंगम डायग्राम का डिस्कशन किया है एंड थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, जहां पर हम टेम्परेचर के बेसिस पर गिब्स एनर्जी के चेंज को हम लोगों ने एलिंगम डायग्राम से रिलेट किया था। अब हमारे पास देखा जाए 4 मेटलर्जिकल ऑपरेशन कंप्लीट करने हैं। आयरन की मेटलर्जी, कॉपर की मेटलर्जी, टिन की मेटलर्जी और सबसे लास्ट में एल्यूमिनियम की मेटलर्जी। तो आज हमारा पहला डिस्कशन देखा जाए एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन की तरफ हमारा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे लिए है और इसमें से क्वेश्चंस भी बनते हैं। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन कहीं से भी निकाले जा सकते हैं। बस आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बेसिस पर एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन का सिंपल मतलब स्पेशली ये है कि जो हम मेटलर्जिकल ऑपरेशन अप्लाई करेंगे आयरन ऑप्ट करने के लिए, उसके अलग अलग स्टेप्स क्या हैं, हर स्टेप का डिस्कशन अपने को करना है। सबसे पहले देखा जाए किसी भी मेटलर्जिकल ऑपरेशन को, किसी भी मेटलर्जी को, किसी एलिमेंट के मेटलर्जिकल ऑपरेशन को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा हमेशा ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट ओर का होता है कि हमारे पास कितने ऐसे ओर हैं जिनसे हम आयरन को या उस पर्टिकुलर मेटल को ऑप्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए हमारे पास जो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप आपके सामने देखो दिख रहा है, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर देखा जाए मैंने पहले से ही मेंशन कर रखा है, आप लोगों को भी दिख रहा है। ये फर्स्ट स्टेप यहाँ पर देखा जाए, ये इसमें फर्स्ट स्टेप लिखा है इम्पॉर्टेंट ओर में। यहाँ पर देखा जाए पहला इसका हेमाटाइट, इसका फार्मूला जो है Fe2O3 है, और मैग्नेटाइट इसका फार्मूला देखा जाए Fe3O4 है। एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, ये ध्यान रखना। ये नॉर्मली FeO और Fe2O3 से बना है, मतलब फेरस और फेरिक दोनों पार्ट इसमें स्पेशली है। तीसरे नंबर देखा जाए यहाँ पर हम लोग स्पेशली यूज करते हैं आयरन पायराइट, हम नाम देते हैं आयरन पायराइट FeS2। FeS2 का एक नाम देखा जाए फूल्स गोल्ड भी है, क्योंकि ये आप मान सकते हो कि गोल्ड की तरह से अपने को दिखता है। सल्फर का परसेंटेज ज्यादा है, सल्फर का अमाउंट इसमें ज्यादा है, इसलिए इसको हम फूल्स गोल्ड का भी नाम दे सकते हैं। और चौथे नंबर पर देखा जाए हमारे सामने जो और स्पेशली इंपॉर्टेंट और है, ये लाइमोनाइट है। लाइमोनाइट है FeCO3 इसका फार्मूला है। आपके नॉलेज के लिए बता दूं, सबसे पहले किसी भी मेटलर्जी के ऑपरेशन, किसी भी एलिमेंट के एक्सट्रैक्शन में हमें सबसे पहला स्टेप इंपॉर्टेंट ओर को लेना होता है। तो हमने सबसे पहले देखा जाए इंपॉर्टेंट ओर की बात की है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट। ध्यान रखना आयरन पायराइट को हम फूल्स गोल्ड का भी नाम देते हैं। कभी क्वेश्चन बाई चांस 1 मार्क्स के अगर बनते हैं फूल्स गोल्ड तो आपको पता होना चाहिए कि FeS2 इसका फार्मूला है। इसी तरह से लाइमोनाइट FeCO3, लाइमोनाइट देखा जाए FeCO3, ये अपने को ध्यान रखना है। मेरे कहने का मतलब सिंपली ये है, लेकिन इसमें से ये जो दोनों ऑक्साइड ओर हैं, यही देखा जाए इसके मेन ओर हैं जिनसे कि हमें आयरन को ऑप्ट करना होता है। तो हमारे सामने देखा जाए लिखने के लिए हमने जरूर 4 नाम याद रखेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट ओर की जहां तक बात की जाती है, इसमें हेमाटाइट और मैग्नेटाइट यही दोनों हमारे पास ऐसे ओर हैं जिनसे हम आयरन को ऑप्ट करते हैं, आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आपके सामने कभी इनको मेटलर्जिकल ऑपरेशन में यूज करना है तो हम हेमाटाइट और मैग्नेटाइट को ही यूज करेंगे। सेकेंड नंबर पर देखा जाए कंसंट्रेशन का नंबर आता है। अब आप सबको पता है देखिए कंसंट्रेशन का कितना सिंपल मतलब है, क्योंकि हमारा आयरन का ओर है और आयरन के ओर में देखा जाए हेमाटाइट और मैग्नेटाइट, ये दोनों हमारे सामने इंपॉर्टेंट ओर हैं। तो हमारा जो डिस्कशन स्पेशली यहाँ पर है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, इस केस में सेकंड नंबर पर देखा जाए हम कंसंट्रेशन की बात करेंगे। कंसंट्रेशन जो कि हमारे पास देखा जाए और Fe2O3 और Fe3O4, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट दोनों आयरन के ओर हैं। तो कंसंट्रेशन में देखा जाए हम ग्रेविटी सेपरेशन को भी ले सकते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो मैग्नेटिक सेपरेशन को भी ले सकते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन स्टेप को भी हम
सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा आपको पता है पहले से हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि आयरन का ओर है हैवियर होगा और जो इसमें इसके अंदर अवेलेबल इम्प्योरिटीज हैं जिनको आप गेन का नाम दे रहे हैं वो लाइटर होंगी। तो इम्प्योरिटीज लाइटर होंगी और हमारा ओर हैवियर होगा, इसलिए ग्रेविटी सेपरेशन का यूज हम कर सकते हैं। हम अपना कह सकते हो कि जो क्रश्ड ग्राइंडेड ओर है वाटर करंट के साथ वॉश कर देंगे। इससे क्या होगा, चूंकि ओर हैवियर है इसलिए जल्दी से सेटल डाउन हो जाएगा और इम्प्योरिटी लाइटर इसलिए दूर चली जाएगी। मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज अगर हम कर रहे हैं तो उस केस में देखा जाए पता है मैग्नेटिक व्हील हम यूज करते हैं, जो कि हमारा आयरन का ओर है मैग्नेटिक नेचर का होगा और इम्प्योरिटी जो इसके अंदर है और नॉन मैग्नेटिक नेचर की होंगी। इसलिए रिजल्ट क्या होगा स्पेशली यहाँ पर कि मैग्नेट की तरफ देखा जाए अट्रैक्ट होगा, इसलिए हमारा आयरन का ओर अलग हो जाएगा और इम्प्योरिटीज अलग हो जाएंगी। इन दोनों टेक्निक में से कोई भी टेक्निक का हम यूज कर सकते हैं। स्पेशली देखा जाए एक इंपॉर्टेंट ओर और हमारा कंसंट्रेशन स्टेप दोनों हम लोगों ने कंप्लीट किया। थर्ड नंबर पर देखा जाए हमारा थर्ड नंबर जो हमारा स्पेशली यहाँ पर ये है, ये देखा जाए कैल्सिनेशन स्टेप है। ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको सबको पता है कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दो स्टेप हमारे सामने ऐसे हैं जिनसे कि हम कंसंट्रेटेड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, जो कि हमारे पास पहले से ही देखा जाए ऑक्साइड ओर है। यहां पर देखा जाए कैल्सिनेशन, चूंकि हमारा ओर पहले से ही देखा जाए ऑक्साइड है Fe2O3 और Fe3O4, या तो हम हेमाटाइट यूज कर रहे हैं या हम मैग्नेटाइट यूज कर रहे हैं। तो इस केस में हमें रोस्टिंग स्टेप अप्लाई नहीं करना होता। रोस्टिंग स्टेप ज्यादातर केस में हम सल्फाइड ओर के लिए यूज करते हैं और कैल्सिनेशन स्टेप हम अपने ऑक्साइड ओर के लिए लेते हैं। तो मैं सिंपली बताना आप लोगों को ये चाह रहा हूं कि कैल्सिनेशन स्टेप में जैसा कि आपको डेफिनेशन पहले से पता है कि हीटिंग ऑफ कंसंट्रेटेड ओर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन एब्सेंस ऑफ एयर और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर आर नोन एज कैल्सिनेशन। जैसा कि अपने को पहले से ही पता है कि हमें जो हमारा कंसंट्रेटेड ओर है उसको एयर के एब्सेंस में या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर के प्रेजेंस में देखा जाए रिवर्बरेटरी फर्नेस में हम इसको हीट करते हैं। इसका इम्पैक्ट ये होता है कि सबसे पहले देखो इसके अंदर जो वोलेटाइल इम्प्योरिटीज होती हैं अपने हमारे ओर के अंदर हैं, ये वोलेटाइल इम्प्योरिटीज अलग हो जाती हैं। जैसे देखा जाए अगर सल्फर है तो ऑक्सीजन जो हम इसको दे रहे हैं ये देखा जाए SO2 बन जाएगा। फास्फोरस है ऑक्सीजन के साथ मिलकर के देखा जाए ये P2O5 में कन्वर्ट हो जाएगा। आर्सेनिक अगर है ऑक्सीजन के साथ मिलकर के देखा जाए H2O3 आर्सेनियम सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से देखा जाए अगर एंटीमनी है तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के Sb2O3 में कन्वर्ट हो जाएगी। कहने का पर्पस मेरा ये है कि जो वोलेटाइल प्रोडक्ट थे अभी तक देखा जाए नॉन वोलेटाइल थे, तो जो हम लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर यूज करेंगे उसका यूज ये होगा ये सब के सब देखा जाए वोलेटाइल कंपोनेंट में कन्वर्ट होकर के गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होकर के अलग हो जाएंगे। अगर हमारा और सपोज कर लीजिए कि कार्बोनेट बिहेवियर का थोड़ा बहुत इसके अंदर अगर FeCO3 मिला हुआ है इनमें से, तो वो FeCO3 इतने हाई टेम्परेचर पर क्या होगा ब्रेक हो जाएगा FeO और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सब मिला जुला करके और हमारा जो ओर है वो पूरा देखिए पोरस हो जाएगा। पोरस का मतलब जैसे जो गैसियस प्रोडक्ट हैं ये देखा जाए जब ओर में से बाहर आएंगे तो ओर को पोरस बना देंगे। तो हमारे कहने का सिंपल मतलब क्यों इतना सा है कि ये जो हमारे पास तरीके हैं इस बेसिस पर देखा जाए हम कैल्सिनेशन स्टेप अप्लाई करते हैं, कैल्सिनेशन वर्क कराते हैं। कंसंट्रेटेड ओर को एयर के एब्सेंट में या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर के प्रेजेंस में हीट करते हैं। सबसे पहले देखिए मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा, वोलेटाइल इंप्योरिटीज ऑक्साइड बनकर के बाहर हो जाएंगी। अगर हमारा कार्बोनेट का थोड़ा बहुत परसेंटेज 1% 2% के आसपास अगर आयरन का कार्बोनेट है इनके साथ मिला हुआ है तो ब्रेक होकर के ऑक्साइड बन जाएगा और हमारा ओर पूरी तरह से पोरस हो जाएगा। इसलिए हमें कैल्सिनेशन स्टेप अप्लाई करना होता है। मेरे कहने का पर्पस सिंपली ये है। तो कैल्सिनेशन स्टेप कंप्लीट होने के बाद देखा जाए अब हमें स्मेल्टिंग स्टेप पर आना होता है। स्मेल्टिंग स्टेप में देखा जाए मैं समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को कि स्मेल्टिंग के लिए हम ये जो हमारा कैल्सिनेटेड ओर अपने को मिला हुआ है इसमें देखा जाए कोक और लाइम स्टोन मिला करके हम लोग एक ब्लास्ट फर्नेस यूज करते हैं। उस ब्लास्ट फर्नेस में हम स्मेल्टिंग स्टेप अप्लाई करते हैं। आप लोगों को सबको पता है कि हमारा जो कैल्सिनेटेड ओर है इसमें कोक मिला करके और हम लोग फ्लक्स मिला करके कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर एज अ फ्लक्स वर्क करता है। फ्लक्स मिला करके
ब्लास्ट फर्नेस में इसको हीट करते हैं। और इस प्रोसेस के लिए हम नाम देते हैं स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग का मतलब मेल्ट कराना है, इतना हाई टेम्परेचर अपने को देना पड़ेगा कि पूरे स्टेप में धीरे 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 हमारा रिएक्शन होते होते एट लास्ट अपने को आयरन मिल जाए। अलग बात है कि आयरन अपने को प्योर नहीं मिलेगा बल्कि इम्प्योर मिलेगा आयरन, जिसको हम पिग आयरन का नाम देंगे, आगे इसका डिस्कशन होना है। लेकिन उससे पहले हमें मेटलर्जिकल ऑपरेशन का डिस्कशन करना है, स्पेशली स्मेल्टिंग का डिस्कशन करना है कि स्मेल्टिंग होती कैसे है। तो इसके लिए मैं आप लोगों के सामने एक बड़ा सा यहाँ पर देखा जाए ब्लास्ट फर्नेस का डायग्राम बनाऊंगा और साथ में देखा जाए यहाँ पर हम स्पेशली इलिंगम डायग्राम का यूज हम उस ब्लास्ट फर्नेस के लिए अलग अलग टेम्परेचर रेंज में कैसे करेंगे, ये पूरा डिस्कशन हमें स्मेल्टिंग स्टेप में आप लोगों को समझाना है, बताना है। तो अब इस पॉइंट की तरफ हम लोग थोड़ा सा मूव करते हैं। इसके आगे देखो स्मेल्टिंग स्टेप में अपने को ये पूरा का पूरा ब्लास्ट फर्नेस डिस्कस करना है और ब्लास्ट फर्नेस के साथ साथ देखो इलिंगम डायग्राम को भी डिस्कस करना है। अब इलिंगम डायग्राम के बेसिस पर हम ब्लास्ट फर्नेस के रिएक्शन की बात करेंगे आपके सामने। बहुत आसानी से आप इसको समझना, बिल्कुल इजी टास्क है। सबसे पहले देखिए स्मेल्टिंग का मतलब क्या होता है कि हमें जो कैल्सिनेटेड ओर हमारा या हमारा रोस्टेड ओर है, इसमें हम करते क्या है, एक फ्यूल, ये रिड्यूसिंग एजेंट, कोक और लाइम स्टोन मिला करके एक बड़ी सी फर्नेस आपके सामने देखो एक दिख रही है। ये फर्नेस अप्रॉक्स आप मान सकते 25 मीटर लॉन्ग होती है और स्टील की पूरी पूरी बनी होती है फर्नेस, और अंदर अंदर देखा जाए फायर प्रूफ ब्रिस्क लगी होती है। SiO2 सिलिका की बनी होती है, फायर प्रूफ ब्रिस्क से बनी होती है, जिससे कि इतने हाई टेम्परेचर के बाद भी अपनी इस फर्नेस को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इसमें देखा जाए सिचुएशन क्या है, सबसे ऊपर देखा जाए स्मेल्टिंग स्टेप में हमें इसमें पूरे ओर को, अपने कैल्सिनेटेड ओर को कोक के साथ, SiO2 लाइम स्टोन के साथ हमें उसको मेल्ट कराना है, उसको हीट करके इतना टेम्परेचर देना है कि वो मेल्ट हो जाए और जो रिडक्शन स्टेप स्पेशली स्टेप से होने हैं वो रिडक्शन स्टेप भी कंप्लीट हो। तो सबसे ऊपर देखिए हमने क्या लिया है, चार्ज स्पेशली है क्या, ओर, लाइम स्टोन एंड कोक। देखा जिसमें 8 पार्ट हम कैल्सिनेटेड ओर को लेते हैं। ये जो हमारे सामने लाइन ओर है, ये देखा जाए 8 पार्ट हमें ये हम लोग इस चार्ज में लेते हैं। कोक देखा जाए 4 पार्ट हम यहाँ पर कोक को लेते हैं और 1 पार्ट हम लोग जो है इसमें देखा जाए 1 पार्ट लाइम स्टोन को लेते हैं। तो इस पूरे मिक्सचर को हम नाम देते हैं चार्ज। यहाँ ऊपर से यहाँ पर देखिए कप कोन अरेंजमेंट का नाम मैंने दिया है, यहाँ पर कप कोन अरेंजमेंट सिस्टम है। मतलब क्या रहा कि यहाँ पर इस तरह से सिस्टम बना होता है कि ऊपर से जो हम ओर डालते हैं, जो हम यहाँ पर अपना चार्ज हमने लिया है वो कप में कलेक्ट होता रहता है और टाइम टाइम पर जब एक लिमिटेड अमाउंट में कलेक्ट हो जाता है उसके बाद देखा जाए ओपन हो जाता है और फिर वो इसमें फर्नेस के अंदर देखा जाए ब्लास्ट फर्नेस में इसके अंदर गिर जाता है। तो कप कोन अरेंजमेंट जिससे एनर्जी लॉस ना हो और कोई प्रॉब्लम्स किसी को ना हो, इसके लिए परमानेंटली ये बनाया गया है और ऑपरेट होता है टाइम टू टाइम। यानी इसके लिए कह सकते हो पूरी सिस्टम बने होते हैं। हम लोगों ने केवल एक सिंपल सा मॉडल जैसा बना करके एक्सप्लेन करने के लिए इस डायग्राम को लिया है। दूसरे नंबर देखो आपको देखने से लग रहा है कि टॉप टू बॉटम टेम्परेचर देखो इंक्रीज हो रहा है। 700 केल्विन से टेम्परेचर इंक्रीज होते 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 2170 केल्विन तक टेम्परेचर हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट किया है। यहाँ पर जो हमारा फ्यूल है, हमारा जो कोक है, ये फ्यूल और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का काम करेगा। ध्यान रखना, हमें फ्यूल चाहिए क्योंकि इतना हाई टेम्परेचर क्रिएट कैसे होगा, इसके लिए कोक है और साथ में कोक आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन भी करेगा। तो दोनों स्टेप इसके लिए जरूरी है। तो सबसे पहले देखा जाए ब्लास्ट फर्नेस की बात थोड़ी सी मैंने कर ली। काफी लॉन्ग 25 मीटर लॉन्ग हम लोग ब्लास्ट फर्नेस को यूज करते हैं। यहाँ पर स्टील की पूरी बनी होती है और अंदर अंदर देखा जाए SiO2 फायर प्रूफ ब्रिस्क इसमें लगे रहते हैं, जिससे कि हाई टेम्परेचर के बाद भी पूरी हमारी ब्लास्ट फर्नेस सही सलामत बनी रहे। यहाँ पर देखा जाए स्टेप से हम आते हैं। देखिए इस स्टेप पर आते देखा जाए हमारा जो कैल्सिनेटेड ओर है वो स्पंजी आयरन बन जाएगा। यहाँ पर स्पंजी आयरन का फॉर्मेशन यहाँ तक होगा। अब इस केस में एक चीज पहले हम यहाँ पर इस स्टेप इधर की बात कर लेते हैं, फिर आप इधर की बात करते हैं। सबसे पहले देखा जाए 875 केल्विन पर देखो रिडक्शन स्टार्ट हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रिडक्शन के लिए हमें देखो कार्बन मोनोऑक्साइड की नीड हो रही है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये रोल प्ले कर रहा है। Fe2O3 में देखा जाए हमारा आयरन +3 चार्ज का है
और Fe3O4 में कन्वर्ट होगा। Fe3O4 में +3 +2 दोनों है, तो जो पार्ट +3 से +3 में कन्वर्ट हुआ वहां तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जो पार्ट +3 से +2 में कन्वर्ट हुआ वहां पर देखा जाए एक चार्ज उसका मिनिमम हुआ है, रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड यहीं से देखो रिडक्शन स्टार्ट होता है। इसके आगे देखा जाए यहां तक आते आते हमारा रिडक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। जो FeO बना है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलकर के Fe और CO2 में चेंज हो जाएगा। कार्बन इटसेल्फ देखा जाए ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ मिलकर के CO2 बनाएगी, और जो CO2 नीचे से ऊपर आ रही होती है, ऊपर से कोक गिर रहा होता है, वो देखा जाए CO2 के साथ मिलकर के कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। और यहाँ तक आते आते हमारा जो FeO अगर थोड़े बहुत अमाउंट में बचा भी है तो कार्बन के साथ मिलकर के Fe में कन्वर्ट हो जाएगा और वो CO में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इस स्टेप तक आते आते हमारा जो रिडक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये तो रही इनकी बातें। और हमारा देखा जाए आयरन यहाँ पर लास्ट में मिल गया। आपको एक चीज और देखने की जरूरत दिख रही है, लो टेम्परेचर पर कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा और हाई टेम्परेचर पर हमारा कार्बन देखो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। इसका ध्यान रखना आप लोग। हमारा इलिंगम डायग्राम भी ये चीज एक्सप्लेन कर रहा है। इलिंगम डायग्राम में देखो यहाँ पर हमने टेम्परेचर मेंशन कर रखा है, यहाँ पर देखा जाए हम लोगों ने डेल्टा जी को मेंशन कर रखा है, -6 -5 -4 -3 -2 -1 100 में देखा जाए ये हमने वैल्यू बना रखी है। ये डेल्टा जी का देखा जाए इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये टेम्परेचर का देखा जाए इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इस केस में आपको दिख रहा है कि ये जो लाइन हमारे सामने जो मैंने यहाँ पर ब्लू कलर की दिखा रखी है, ये देखो Fe+O2 FeOK यानी FeOK बनने फेरिक आयरन ऑक्साइड के बनने के रिस्पेक्ट में लाइन बनी हुई है। एक लाइन हमारे सामने देखो ये दिख रही है CO+O2 CO2 के लिए रिस्पेक्ट में दिख रही है, और ये लाइन हमारे सामने देखो C+O2 CO के रिस्पेक्ट में दिख रही है। और तीनों का देखो जंक्शन पॉइंट क्या है 1073 केल्विन है। ये टेम्परेचर हमारा देखा जाए जंक्शन पॉइंट आप लोगों को दिख रहा है, ये वाला पॉइंट हमारे सामने जंक्शन है। इसका मतलब क्या है कि इस स्टेप तक देखा जाए इस पॉइंट से पहले, इस पॉइंट पर से पहले, इससे लोअर टेम्परेचर पर 1073 केल्विन से लोअर टेम्परेचर पर Fe वाली लाइन ऊपर है, और ये वाली लाइन जो CO और O2 मिलकर के CO2 बना रहे हैं, ये लाइन देखा जाए CO वाली लाइन नीचे है। तो जो नीचे वाली लाइन होती है वो ऊपर वाले को रिड्यूस करेगी। मतलब आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन इससे लोअर टेम्परेचर पर देखा जाए ये वाला पार्ट करेगा, और ये वाला पार्ट किसका है कार्बन मोनोऑक्साइड का है। तो लो टेम्परेचर पर मैंने ये समझाया कि लो टेम्परेचर पर कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। लेकिन जब टेम्परेचर हमारा ये लेवल ऑप्ट कर लेगा 1073, अब इसमें देखो कार्बन मोनोऑक्साइड की लाइन ऊपर पहुंच गई, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो कन्वर्ट हो रहा है ये लाइन देखो नीचे आ रही है। अब क्या होगा, अब ये पार्ट इसका रिडक्शन करेगा। अब आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन देखा जाए हमारा कार्बन करेगा। तो हाई टेम्परेचर पर कार्बन रिस्पॉन्सिबल है, लो टेम्परेचर पर कार्बन मोनोऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है। तो मेरे कहने का पर्पस है कि इस स्मेल्टिंग स्टेप में काफी रेंज तक देखा जाए रिडक्शन होता रहता है। लो टेम्परेचर पर कार्बन मोनोऑक्साइड के थ्रू और हाई टेम्परेचर पर आफ्टर 1073 केल्विन कार्बन के थ्रू रिडक्शन होता है। तो ये स्टेप हमारे सामने ध्यान रखना है। साथ में हमारे ओर में SiO2 एज अ इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज होती हैं, जिसको हम गैंग का नाम देते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, देखा जाए कैल्शियम कार्बोनेट जो हम लोगों ने 1 पार्ट देखा जाए लाइमस्टोन डाल रखा है चार्ज में। तो पहले हाई टेम्परेचर पर देखा जाए, इस टेम्परेचर तक आते आते हमारा कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होकर के कैल्शियम ऑक्साइड दे देगा और CO2 लिबरेट कर देगा। CO2 तो इन्वॉल्व हो जाएगी इधर देखा जाए अपने रिएक्शंस में, और CaO ये जो बना है SiO2 जो कि इनफ्यूजिबल है, मेल्ट नहीं हो रहा है आसानी से, इसको रिएक्ट करके CaSiO3 स्लैग बना देगा। तो स्लैग देखा जाए यहाँ पर बन गया, और ये जो SiO2 जो इनफ्यूजिबल था ये गैंग है, और इसको कन्वर्ट कौन कर रहा है CaO, इसलिए CaO फ्लक्स है, बेसिक फ्लक्स है, क्योंकि हमारे ओर के अंदर जो इम्प्योरिटी मिली हुई है वो एसिडिक नेचर की है। एसिडिक नेचर के गैंग के लिए बेसिक फ्लक्स यूज होता है, और बेसिक नेचर के हमारे गैंग के लिए एसिडिक फ्लक्स होता है, यूज होता है। यहाँ पर हमारे पास चूंकि गैंग बेसिक एसिडिक नेचर का है तो हमने बेसिक फ्लक्स यूज किया। बेसिक फ्लक्स के लिए हमने कैल्शियम कार्बोनेट ले रखा लाइमस्टोन के फॉर्म में, 1 पार्ट हमने लाइमस्टोन ले रखा है। आते आते देखो रिडक्शन होते होते ध्यान रखना इस स्टेप को आपको समझना इस इलिंगम डायग्राम से, इसलिए दोनों मैंने साथ साथ बना रखा है आप लोगों को समझाने के लिए। यहाँ पर देखा जाए ध्यान रखना, जब तक कि ये जो नीचे वाली लाइन होती है वो ऊपर वाले मेंबर को ऑक्साइड से मेटल में चेंज करेगी, ये ध्यान रखना अपने को। आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन लो टेम्परेचर पर कौन करेगा, CO करेगा।
लेकिन जैसे ही टेम्परेचर यहाँ पर 1073 या इसके अबव गया, तुरंत देखा जाए अब CO वाली लाइन ऊपर हो गई। अब ये लाइन कार्बन मोनोऑक्साइड का रिडक्शन नहीं करेगा, अब हमें ये नीचे वाली लाइन हमारे काम की है। अब कार्बन आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन करेगा और कार्बन खुद CO में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखो FeO कार्बन के साथ मिलकर के देखो Fe में कन्वर्ट हो गया और कार्बन CO में चेंज हुआ है। तो हाई टेम्परेचर पर, इस टेम्परेचर के आगे ध्यान रखना 1073 के आगे कार्बन इफेक्टिव है, कार्बन रिडक्शन करेगा, और उससे लोअर टेम्परेचर पर कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन करेगी। इलिंगम डायग्राम आप लोगों के लिए इतना बेनिफिशियल है जिसको आप यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हो। इस डायग्राम को समझने में आपकी पूरी हेल्प करेगा। इस स्मेल्टिंग स्टेप को इस डायग्राम के थ्रू हम पूरी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। साथ में देखो जब यहां से हम लोग चार्ज डालते हैं उसी सेम टाइम पर देखा जाए, यहाँ पर देखो ट्यूबियर लगे हुए हैं दोनों, यहां से लगभग 1000 केल्विन पर हॉट एयर ब्लास्ट डाला जाता है, यानी तेजी से हम लोग एयर पास करते हैं, क्योंकि जब तक ऑक्सीजन नहीं दी जाएगी तब तक हमारा कार्बन बर्न कैसे होगा, क्योंकि हमारा जो कोक है ये फ्यूल का भी काम करेगा, साथ में रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करेगा, दोनों वर्क करेगा। इसलिए हॉट एयर ब्लास्ट दिया जा रहा है जिससे कार्बन यहाँ पर बर्न हो रहा है और ये देखा जाए कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। लास्ट में यहाँ तक आते आते देखा जाए जो गैसेज यहाँ पर हमारे सामने बच जाएंगी, ज्यादातर तो कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी, थोड़े बहुत अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकती है। एग्जॉस्ट गैसेज देखा जाए यहाँ से बाहर निकल जाएंगी। नीचे तक आते आते देखा जाए हमारा जो आयरन है, यहाँ देखो जो आयरन हमें मिल चुका है, इसके अंदर देखा जाए कुछ इंप्योरिटी भी हमारे सामने मिल चुकी है। 1570 केल्विन तक आते आते हमारा आयरन मेल्ट हो जाएगा, उसमें कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस ये सब एज अ इंप्योरिटी उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे। तो अब हमारे सामने दिखाई चुकी आयरन के अंदर इंप्योरिटी थोड़ी बहुत डिसॉल्व हुई है और आयरन चूंकि हैवियर है और आयरन हैवियर है इसलिए देखा जाए नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और यहां से इस वाले पार्ट से नीचे वाले होल से हम मोल्टेन आयरन को बाहर निकाल लेंगे। तो ये नीचे वाला पार्ट है मोल्टेन आयरन है, इस आयरन को हम नाम देते हैं पिग आयरन और ये हमारे लिए देखा जाए ज्यादा किसी काम का नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा इसके अंदर इंप्योरिटीज मिली होती हैं, स्पेशली कार्बन की, सिलिकॉन की, फास्फोरस की। लेकिन इस ब्लास्ट फर्नेस के थ्रू आयरन जो इम्प्योर मिलेगा, अगर मैं वो ये वर्ड यूज करूं इम्प्योर आयरन तो गलत नहीं होगा, वो हमारा पिग आयरन है। और चूंकि इसके अंदर जो स्लैग बना हुआ है ये देखो CaSiO3 जो स्लैग बना है ये लाइटर होगा, लाइटर होने के नाते देखा जाए ये ऊपर ऊपर रहेगा और यहाँ से इस वाले पार्ट से ऊपर वाले होल से हम स्लैग को बाहर निकाल लेंगे। तो ये तो हमारा एक सिंपल सा स्टेप है स्मेल्टिंग स्टेप। ब्लास्ट फर्नेस आपको अच्छे से आना चाहिए, कौन सा रिएक्शन किस पर्टिकुलर रेंज में कंप्लीट हो रहा है ये आपको आना चाहिए और साथ में लिंगम डायग्राम को हम कैसे यहाँ अप्लाई कर सकते हैं ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब हमारे पास देखा जाए पिग आयरन हमें तो मिल गया, पिग आयरन का आगे हम लोग और यूज कैसे कर सकते हैं, अपने काम के लायक कैसे बना सकते हैं। पिग आयरन को हम कॉस्ट आयरन में कन्वर्ट करेंगे और रॉट आयरन में चेंज करेंगे, तो इसकी तरफ हमें आगे मूव करना है। तो ये मेरे ख्याल से स्मेल्टिंग आप लोगों को समझ में आई होगी, आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ में आना भी चाहिए। डायग्राम आप लोगों को नीट एंड क्लीन बनाने की जरूरत पड़ती है, कभी कभी इसमें से क्वेश्चंस 1 मार्क्स के बन सकते हैं, जैसे स्लैग के फॉर्मेशन पर क्वेश्चन आ सकता है, पिग आयरन है क्या, इंप्योरिटी कौन सी मिली होती है क्वेश्चन आ सकता है, लोअर टेम्परेचर पर कौन सा हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है, हाई टेम्परेचर पर रिड्यूसिंग एजेंट कैसे हो रहा है, लिंगम डायग्राम को कैसे आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, चार्ज क्या है, ये सब चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए जिससे कि अपने को कोई दिक्कत ना आए और स्मेल्टिंग स्टेप बहुत आसानी से आपके समझ में आ जाए। क्योंकि ये स्मेल्टिंग स्टेप देखा जाए तो हमने आयरन के रिस्पेक्ट में डिस्कस किया है, आगे देखा जाए इस स्टेप को हमें और भी डिस्कस करना है, स्पेशली आज हम लोग जो कॉपर की मेटलर्जी की बात करेंगे, इसके आगे वाला जो स्टेप हमारा कॉपर की मेटलर्जी होगी तो वहां पर देखा जाए स्मेल्टिंग स्टेप का कॉन्सेप्ट आएगा और वहां पर भी ब्लास्ट फर्नेस की बात आएगी, लेकिन वहां की जो ब्लास्ट फर्नेस है इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा स्मॉल यूज होती है। दूसरे नंबर पे देखा जाए अब हम लोग थोड़ा सा दो चीजें हमारे सामने और बच रही हैं, एक हमारे सामने कास्ट आयरन और एक हमारे सामने रॉट आयरन, उन दोनों की बात कर लेते हैं और अपना आयरन की मेटलर्जी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए कास्ट आयरन, देखिए कास्ट आयरन क्या, हम लोग जो पिग आयरन अपने को मिला हुआ है, पिग आयरन जो मिला हुआ है इसी में क्या करते हैं स्क्रैप मिला देते हैं, इसी में हम स्क्रैप आयरन हम लोग मिला देते हैं और एक फर्नेस में हीट करते हैं। मैं इसे समझाना चाह रहा हूं कि स्क्रैप जो होते हैं, ज्यादातर स्क्रैप का मतलब आयरन जो वेस्ट होती है
तो उसमें आयरन तो मिनरली है ही, और साथ में अगर आयरन वेस्ट है मतलब उसमें बहुत ज्यादा रस्ट बना होगा, और उसका फार्मूला आपको सबको पता है Fe2O3 इंटू XH2O, रस्ट का फार्मूला ये होता है। तो हम तो XH2O की बात कुछ कर नहीं सकते, तो हम स्पेशली Fe2O3 की बात करेंगे। तो ये स्पेशली देखा जाए हमारा जो स्क्रैप आयरन है, स्क्रैप है आयरन स्क्रैप, पिग आयरन के अंदर देखा जाए मिला करके इसको मेल्ट करा करके हम लोग कास्ट आयरन ऑप्ट करते हैं। इससे होता क्या है कि हमारे पिग आयरन में जो कार्बन की इंप्योरिटीज बहुत ज्यादा हैं, वो कार्बन की इंप्योरिटीज यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास जो स्क्रैप हमने मिला रखा है, ये कार्बन के साथ देखा जाए मिल करके 3CO में कन्वर्ट हो जाएगा और Fe फ्री हो जाएगा। तो कार्बन की मैक्सिमम इंप्योरिटीज, काफी ज्यादा इंप्योरिटीज आप मान सकते हो कि पिग आयरन से स्क्रैप के साथ मेल्ट कराने से कार्बन का जो इसके साथ पिग आयरन में कार्बन का परसेंटेज बहुत ज्यादा है, ये मिनिमाइज हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा और ये परसेंटेज मिनिमाइज हो जाएगा। तो अब इस तरह से मतलब अगर कभी आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि पिग आयरन को कास्ट आयरन में कन्वर्ट हम कैसे करेंगे, ध्यान रखना पिग आयरन जो कि हमें ब्लास्ट फर्नेस से मिला हुआ है हमारे लिए किसी काम का नहीं है, इंप्योरिटी बहुत ज्यादा है उसके अंदर, स्पेशली कार्बन की, दूसरे सल्फर फास्फोरस इन सब ये सब भी एज इंप्योरिटीज हैं। इसमें हम लोग करते क्या है कि आयरन मिलाते हैं, वो भी स्क्रैप आयरन। आपको बता दूं कि इंडिया जो है विदेशों से बहुत ज्यादा स्क्रैप मंगवाता है और पिग आयरन के अंदर मिला करके कास्ट आयरन और रॉट आयरन का फॉर्मेशन करता है। इसलिए आप मान सकते हो अपनी कंट्री जो है एक बहुत मेजर कर सकते हो कि कंज्यूम करती है स्पेशली आयरन स्क्रैप को, ये ध्यान रखना आप लोग। वो चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो इससे देखिए परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगा। अब हमारा जो आयरन यहाँ पर मिलेगा, ये जो आयरन मिल जाएगा, पहले से जो इसके अंदर आयरन है वो तो स्पेशली है, लेकिन कार्बन के परसेंटेज को रिड्यूस करने के लिए हमने स्क्रैप मिलाया। स्क्रैप में आयरन तो है, साथ में देखा जाए रस्ट की वजह से Fe2O3 भी है। यही जो Fe2O3 है या कार्बन को देखा जाए CO में कन्वर्ट कर देगा और Fe का परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा, कार्बन का परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगा। ये तो हमारे सामने देखा जाए कास्ट आयरन का स्पेशली केस है। कास्ट आयरन देखा जाए पाउट आप मान सकते हो जो कार्बन का परसेंटेज है अप्रॉक्स ये 3% के आसपास कार्बन स्पेशली कास्ट आयरन में हमारे पास रहती है। इंप्योरिटी थोड़ी बहुत तो रहती है। इसके साथ साथ देखा जाए कास्ट आयरन का यूज, कास्ट आयरन एक कर सकते हैं बहुत हार्ड आयरन होती है, इसका यूज हम लोग स्पेशली जो हेवी मशीनरी होती हैं, मतलब जहां पर हमें आयरन के अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी की नीड नहीं होती है, एकदम से टफ आयरन की जरूरत पड़ती है, वहां पर हम कास्ट आयरन को यूज करते हैं स्पेशली। जैसे मतलब गटर के ऊपर देखा जाए ढक्कन लगा होता है वो बनाने में, या जहां पर रस्टिंग की प्रॉब्लम्स आती है, रस्ट मिनिमम बने, वहां पर हम लोग कास्ट आयरन को बेसिकली यूज करते हैं। तो आपको थोड़ा सा इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब इसके आगे देखा जाए कास्ट आयरन के आगे हमारा जो अगला डिस्कशन है ये राट आयरन का है। कास्ट आयरन बनाने के लिए तो हमने बना दिया, लेकिन अभी भी इसमें 3% देखिए कार्बन की इंप्योरिटीज हैं और बाकी दूसरी भी इंप्योरिटीज हैं। फिर हम क्या करेंगे, इसको देखा जाए कास्ट आयरन को राट आयरन में चेंज करेंगे। राट आयरन जो है प्योरेस्ट फॉर्म है आयरन का और इसमें इंप्योरिटीज बहुत कम होती हैं। राट आयरन इसमें देखा जाए जो इंप्योरिटीज स्पेशली रहती है, स्पेशली यहाँ पर इंप्योरिटीज 0.5% से बिलो होती हैं। आप ये समझिएगा, मतलब ये हमारा जो रॉट आयरन है ये प्योरेस्ट फॉर्म है, प्योर फॉर्म है। अब आपको दिख रहा है कि जो हमारे जो पास जो कास्ट आयरन था, कास्ट आयरन के अंदर हमारे पास देखा जाए Fe तो है, साथ में इसमें कार्बन देखा जाए, कार्बन 3%, हम लोग देखा जाए कार्बन देखो 3% है, बाकी इसके अंदर सल्फर फास्फोरस ये सब एज इंप्योरिटीज अवेलेबल है। तो हम लोग करना क्या रहता है, स्पेशली यहाँ पर देखा जाए इस वाले केस में हमें यहाँ पर देखा जाए करना स्पेशली ये रहता है, इस वाले केस में हमें इंप्योरिटीज, इस इंप्योरिटीज को जो कार्बन की इंप्योरिटीज हैं स्पेशली सल्फर की हैं, फास्फोरस की हैं, इनको मिनिमाइज करना होता है अपने को, ध्यान रखना हमारी बात। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसी कास्ट आयरन को रॉट आयरन में कन्वर्ट करते हैं। रॉट आयरन में कन्वर्ट करने के लिए हम करते क्या हैं, एक देखो ऐसे पडलिंग फर्नेस यूज होती है, ऐसे हम लोग फर्नेस यूज करते हैं यहाँ पर, और इसके नीचे देखा जाए Fe2O3 की लाइनिंग लगा देते हैं। यहाँ पर देखो ये पूरे नीचे जो होती है ये
Fe2O3 की लाइनिंग लगी होती है। और इसी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कास्ट आयरन को हीट करते हैं। यहाँ पर देखा जाए कास्ट आयरन को हम हीट करते हैं। ये पडलिंग फर्नेस का हम इसको नाम देते हैं। ध्यान रखना इसमें हमारे पास कास्ट आयरन के अंदर देखो कार्बन 3% के आसपास है, सल्फर, फास्फोरस ये सब एज इम्प्योरिटीज हैं। रॉट आयरन अपने को बनाना है, रॉट आयरन के अंदर इम्प्योरिटीज मिनिमम है, केवल 0.5% से लेस है, कार्बन का परसेंटेज बहुत कम है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पडलिंग फर्नेस यूज करते हैं। और पडलिंग फर्नेस में देखा जाए हम लोग ने Fe2O3 की यानी हेमाटाइट की लाइनिंग लगा रखी है और कास्ट आयरन को इसी में हम हीट करते हैं। होता क्या है, अलग अलग स्टेप पर देखा जाए। इस वाले स्टेप पे सबसे पहले हमारे पास जो Fe2O3 की लाइनिंग है, ये जो कार्बन का परसेंटेज इसमें है देखा जाए, इस कार्बन को पहले ये CO में कन्वर्ट कर देगा और खुद देखो Fe फ्री हो जाएगा दूसरे नंबर पे। इसके बाद देखा जाए हमारे पास जो यही Fe2O3 है, ये देखा जाए SiO2 के साथ मिक्स होकर के यहाँ पर देखा जाए स्पेशली यहाँ पर सिलिकॉन, जो सिलिकॉन हमारे पास है देखा जाए तो SiO2 का फॉर्मेशन कर देगा और यहाँ पर Fe को फ्री कर देगा। अब इस केस में हमारे पास देखा जाए ये 3Si हम ले सकते हैं। देखो SiO2 बन गया। या जो सिलिकॉन की इंप्योरिटी स्पेशली हमारे पास कास्ट आयरन के अंदर थी, पहले कास्ट आयरन के अंदर जो कार्बन की इंप्योरिटी थी वो देखो CO में कन्वर्ट कर दी गई और आयरन बन गया। Fe2O3 सिलिकॉन को देखा जाए SiO2 में कन्वर्ट कर रहा है और Fe फ्री बना रहा है। इसके साथ साथ देखा जाए सल्फर की जो इंप्योरिटी स्पेशली रहती है, यहाँ पर देखो Fe2O3 ये सल्फर के साथ मिलकर के सल्फर क्या करेगा, SO2 में कन्वर्ट कर देगा यहाँ पर और देखिए Fe फ्री हो जाएगी। इस वाले केस में सल्फर डाइऑक्साइड तो गैस है, ये गैसियस फॉर्म में अलग हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ये भी गैसियस फॉर्म में अलग हो जाएगा। और इसमें जो MnO स्पेशली बना हुआ देखा जाए, MnO ये SiO2 के साथ इस वाले पार्ट से देखो मिल करके MnSiO3 बना देगा। और MnSiO3 है क्या, देखो स्लैग है, मतलब ये जो इनफ्यूजिबल इंप्योरिटी हमारे पास क्रिएट हुई थी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ था, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड MnO के साथ मिलकर के MnSiO3 में कन्वर्ट हो गया और ये स्लैग है। ये स्लैग का मतलब क्या है, फ्यूजिबल, मेल्ट हो गई। हमारी जो इंप्योरिटी मेल्ट नहीं हो रही थी आसानी से, अब देखो मोल्टेन स्टेज में कन्वर्ट हो गई, मेरे कहने का मतलब। और थोड़े बहुत अमाउंट में यहाँ पर ध्यान रखना कि हमारे पास जो Fe2O3 है, ये देखा जाए P4O10 को फास्फोरस पेंटॉक्साइड को भी देखा जाए ये स्पेशली कन्वर्ट कर देता है 4FePO4 में। ये भी देखो स्लैग है, मेरे कहने का मतलब। तो इस तरह से हमने जो पडलिंग फर्नेस लिया है, जिसमें हम लोगों ने Fe2O3 हेमाटाइट की लाइनिंग लगा रखी है, कास्ट आयरन को इसके अंदर हम हीट कर रहे हैं, तो स्टेप स्टेप में देखो हो क्या रहा है कि Fe2O3 हेमाटाइट कार्बन कंटेंट को कैसे रिड्यूस कर रहा है, सिलिकॉन को सिलिकॉन डाइऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट कर रहा है, सल्फर को SO2 बनाकर कैसे रिलीज कर रहा है, SiO2 जो इनफ्यूजिबल इंप्योरिटीज है इसको देखा जाए MnO स्लैग में कन्वर्ट कर रहा है। और अगर फास्फोरस की जो इंप्योरिटी थी, फास्फोरस देखा जाए P4O10 में कन्वर्ट हो रहा और Fe2O3 के साथ मिलकर के ये भी स्लैग में FePO4 फास्फो यानी आयरन फास्फेट में कन्वर्ट होकर के स्लैग फॉर्म में अलग हो जाएगा। ये देखो स्लैग जो है ये देखा जाए मोल्टेन इंप्योरिटीज हैं, इस तरह से अलग हो जाएंगी। ये गैसियस इंप्योरिटीज हैं, ये गैसियस फॉर्म में अलग हो जाएंगी और हमारा आयरन का प्योर फॉर्म अपने को अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा। तो इस तरह से अपने को रॉट आयरन मिलता है। आयरन का मैक्सिमम यूज आपने जो देखा है स्पेशली घर में, बाहर, फैक्ट्रीज में, वो मैक्सिमम देखा जाए हमारे पास रॉट आयरन एज हम लोग काफी ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि ये प्योरेस्ट फॉर्म है और इसका यूज बहुत ज्यादा है। बिल्डिंग बनाने में, ब्रिज बनाने में जो आयरन के रॉड और ये सब यूज होते हैं, सब रॉट आयरन के होते हैं। तो अब अपना आयरन की मेटलर्जी पूरी कंप्लीट हुई। आप लोग इसको अच्छे से समझना, इसको अच्छे से इक्वेशन के साथ आप इसको यानी कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना। कोई अगर प्रॉब्लम आती है वीडियो एक बार फिर से देख सकते हो, आप फिर देखना। फिर भी अगर प्रॉब्लम आपकी नहीं जा रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। इसके आगे के वीडियो में देखा जाए हम लोग कॉपर की मेटलर्जी और टीन की मेटलर्जी हम कवर करेंगे। थैंक यू।